ओके, तो हम लोग ये कुछ तुम लोगों ने कुछ अटेम्प्ट किया क्या इसको? ठीक है, देखो पहले इसको करते हैं, उसके बाद अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें लिखा है फ्रिक्शनलेस हीट कंडक्टिंग पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड, देखो इसका मास जो है ना नेग्लिजिबल है इस पिस्टन का, ठीक है। एंड हीट कैपेसिटी, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी मतलब कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये। नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी मतलब समझ रहे हो ना, इट विल नॉट एब्जॉर्ब एनी हीट, मतलब इसमें कुछ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसका मतलब है, क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना, देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मतलब एन सी भी मान लो डी टी ऐसे लिखते हो, तो नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी होगा ना, इसमें कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है ना, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है, each half contains 1 mole of an ideal gas at temperature T naught, pressure P naught, and corresponding to STP. The heat capacity ratio CP by CV is given. A load gamma दिया हुआ है, ठीक है ना। A load W is tied to the piston suddenly and released. After system comes to equilibrium, the piston is at rest and the temperature of the gas in the two compartment are equal. What is the final displacement of the piston from its initial, assuming y into w is much greater than t naught into cv, ठीक है ना, ये लिखा गया। हाँ, अच्छा गामा है इसमें, है ना, गामा इंटू डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या है कि ये पहले रुका हुआ है, अभी यहाँ पे रेस्ट में है, अब इसमें हम एक वेट लगा देंगे, वेट लगाएंगे तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है सिचुएशन, देखो यहाँ पे कि इसमें ऐसे वेट लगा दिया गया, तो ये जो है ना यहाँ पहुंच गया मान लो, और यहाँ पहुंच के अभी ये रुका है अभी, रेस्ट। अच्छा, ये परमानेंट रेस्ट में नहीं रहेगा, यहाँ पे जानते हो क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए ऐसे, देखो ये मान लो इधर चलो ये मूव कर गया एक्स, ठीक है ना, इट हैज मूव्ड ए डिस्टेंस एक्स। देखो इसमें जानते हो क्या होता है कि आप ऐसे सोचो कि जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम अगर इस पोजीशन पे आप छोड़ते हो पेंडुलम को, तो ये इधर जाकर के रुकता है ना, तो फिर क्या होता है, वापस आता है। तो इसमें भी जानते हो क्या होगा, जैसे ये ऐसे डिस्प्लेस हुआ मान लो इतना, अब यहाँ पे आकर रुका, तो ये मोमेंटरीली ये रेस्ट में जो आएगा ना वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि ऐसे सोचो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना, तो ये गैस कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होता है, इधर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो पहले जो जो है ना ये रुकेगा, और रुकने के बाद फिर ये वापस जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई थिंक ये मोमेंटरीली एट रेस्ट आएगा, मोमेंटरीली, ठीक है, दिस विल कम टू रेस्ट, मगर एक मोमेंट के लिए रुकेगा फिर वापस जाएगा ये, ठीक है। इसमें जानते हो एक्चुअल में ऑसिलेशन होगा, देयर विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन हियर, ठीक है ना, ये अप डाउन मोशन होगा यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन एक बार नेट एग्जाम में भी आया हुआ है ना, कि जिसमें पिस्टन को डिस्प्लेस कर दिया गया और फिर बोला गया मतलब आइडियल गैस है और कितना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नेट एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जेस्ट एग्जाम में भी आया है, ठीक है ना, जो नेट में आया था ना वही क्वेश्चन जेस्ट में आया था, ठीक है। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन क्वेश्चन क्या लिखा, निकालना क्या है इसमें, अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसमें, है ना, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाई, अच्छा वाई तो है ना इसमें, तुम बोले तो वाई नहीं है इसमें, वाई तो लिखा है फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द पिस्टन फ्रॉम, अब वाई इंटू डब्ल्यू जो है ना बोला जा रहा है मच ग्रेटर देन, मतलब वर्क डन, वाई इंटू डब्ल्यू जो है ना मच ग्रेटर देन टी नॉट सी वी, ऐसा है, ठीक है। इसमें ऐसा दिया हुआ है कंडीशन, वाई इंटू डब्ल्यू इज मच ग्रेटर देन टी नॉट इंटू सी वी, तब इसका हीट कैपेसिटी, इधर प्रेशर पी नॉट है, इधर वॉल्यूम वी नॉट है, इसमें नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा टेम्परेचर टी नॉट है, वॉल्यूम तो हमें पता चल ही जाएगा ऐसे भी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। तो ये सिचुएशन, ठीक है। अच्छा रेस्ट कंटेनर ये इंसुलेटेड है ना, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इंसुलेटेड लिखा हुआ है, हाँ तो ये इंसुलेटेड है, ठीक है।
ऑलराइट, तो देखो हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, आइडियबेटिक तो ये वाला कंडक्टिंग है शायद, है ना? ये वाला देखो, इसमें इसके बारे में क्या लिखा है? कंडक्टिंग है ना? ये कंडक्टिंग है। अदर जो वॉल है ना वो इंसुलेटिंग है, ये सभी इंसुलेटिंग है, ठीक है ना? आउटर बाउंड्रीज इंसुलेटिंग है, ठीक है ना? इसमें इंसुलेटिंग एक बार देखें, लिखा हुआ है ना, देखो फ्रिक्शनलेस हीट, हीट कंडक्टिंग सिस्टम नेग्लिजिबल, वहां से वर्टिकल, इंसुलेटेड लिखा हुआ है कहीं पे? कहाँ लिखा है? वर्टिकल इंसान सिलेंडर, हाँ ठीक है। तो ये जो है ना पिस्टन कंडक्टिंग है, दिस पिस्टन इज कंडक्टिंग बट ये इंसुलेटिंग है, ठीक है ना? ऐसा है सिचुएशन, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम किसी एक पोर्शन पे फोकस करते हैं ना, जैसे देखो इस पोर्शन को देखते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में देखिए इसका टेम्परेचर जो है टी नॉट है, बाद में इसको कंप्रेस करेंगे ना, तो मतलब हीट तो डेवलप होगा ही, टेम्परेचर दोनों साइड बोला जा रहा है सेम रह रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम, लेकिन ये नहीं बोला गया टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट रह रहा है टेम्परेचर, मतलब इधर का टेम्परेचर टी है तो इधर का भी टी है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है ना? टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक है ना? तो देखो क्या होगा, जैसे इधर हीट डेवलप हो रहा होगा ना, वो हीट इधर कंडक्ट हो जा रहा होगा, तो इसीलिए ना तो इधर आइडियबेटिक प्रोसेस हो रहा है ना इधर आइडियबेटिक, तो इसमें प्रोसेस आइडियबेटिक नहीं है, देर इज नो आइडियबेटिक प्रोसेस, इज दैट ओके? तो ये है बेसिकली सिचुएशन, ठीक है ना? अब देखो तो इंडिविजुअल साइड अगर हम देखते हैं तो आइडियबेटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इधर का हीट इधर जा रहा होगा, ये ठीक है ना? तो इसलिए हीट का एक्सचेंज तो हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मतलब इधर टी नॉट था अब टी हो गया है, ठीक है? तो इसमें बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस भी नहीं है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा, तो इंडिविजुअली देखें ना तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर एज ए होल हम देखते हैं, देखो एज ए होल पूरे सिस्टम को अगर हम देखते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पिस्टन नीचे आया है ना, इस पिस्टन इसमें हमने डब्ल्यू वेट लगा दिया, ठीक है? तो ये पिस्टन बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज डूइंग सम वर्क, ठीक है ना, ऑन द गैस, गैस पे कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है ना? तो आप समझ रहे हो ना, दिस दिस इज डूइंग सम वर्क ऑन द गैस, ठीक है ना? लेकिन क्या बोलते हैं, ओवरऑल पूरे पूरे सिस्टम में बाहर से कोई हीट इंटर नहीं किया है, ठीक है ना? तो मतलब ओवरऑल एडिबेटिक कहा जाएगा। याद है जो n-1 सेल वाला एक क्वेश्चन नहीं कराए थे हम, उसमें भी तो यही कहा गया था ना कि इंडिविजुअल सेल में कोई भी मतलब प्रोसेस नहीं था, वो आइडियबेटिक भी नहीं था, आइसोथर्मल भी नहीं था, लेकिन पूरे सेल n-1 सेल में हम लोग क्या कह रहे थे, याद है वो एक क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें एज ए होल बोला जा रहा था आइडियबेटिक, तो इसमें एज ए होल आइडियबेटिक होगा, ठीक है ना? तो ठीक है, लेकिन ऑलराइट, तो इसमें मतलब एज ए होल एडिबेटिक प्रोसेस कहा जा सकता है, लेकिन देखो क्या है कि एज ए होल अगर हम देखते हैं ना पूरे पूरे इसको, तो एज ए होल तो इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? एज ए होल देखा जाए तो क्या हो रहा है कि इधर प्लस इधर का वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल रिमेन सेम, ठीक है ना? तो उससे तो हमें बेसिकली हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो अच्छा, एज ए होल अगर एडिबेटिक हम लगा देंगे तो पी वी रूट गामा, तो वॉल्यूम सेम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा देखो अगर हम एज ए होल बोल देते हैं कि एडिबेटिक प्रोसेस हो रहा है, और ये हम लगाते हैं टी वी टू द पावर गामा माइनस, यही होता है ना, 1 = कांस्टेंट। तो अगर हम देखें पूरा का पूरा ओवरऑल तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो ये चेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं, नहीं इसमें जानते हो ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इसलिए कि देखो एज ए होल को अगर हम एडिबेटिक बोलते हैं ना, तो फिर हमको ये लगाना पड़ेगा टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, यही होता है ना, टी वी टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो स्टार्टिंग में टी नॉट लिख दोगे, मान लो टोटल वॉल्यूम को हम समथिंग वी नॉट लिख देते हैं स्टार्टिंग में, तो बाद में हम टी लिख देंगे और वॉल्यूम को हम मान लीजिए वी लिख देते हैं गामा-1, तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, तो फिर टेम्परेचर भी क्या होगा, हमें सेम कहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें जानते हो कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो इसमें जानते हो बेसिकली क्या हो रहा है, हाँ मतलब नहीं, एक्सटर्नल वर्क तो कर ही रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क तो मतलब ऐसा भी होता है ना कि जैसे मान लीजिए ऐसा है, देखो इसमें कोई पिस्टन है, ये पिस्टन है मान लो, अब पिस्टन को आप ऐसे मान लीजिए ये गैस है, ये गैस है, ठीक है ना? अब पिस्टन को ऐसे कंप्रेस करोगे,
तो क्या बोलोगे, वर्क इज बीइंग डन ऑन द गैस। तो वर्क तो उसमें आप लिखते हो डेल्टा डब्ल्यू लिखोगे, प्लस लिखोगे क्या, डेल्टा यू, ठीक है, इज इक्वल टू हीट नहीं दिया तो हीट को क्या लिखते हैं, 0। तो इसमें तो वैसे ही हो रहा है ना। देखो हम लोग क्या हो रहा है बेसिकली, इसको जब मूव कर रहे हैं ना, वी आर मूविंग इट, तो इसका मतलब वी आर डूइंग सम वर्क। तो कुछ वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो मतलब बाहर से कोई हीट तो इसमें एंटर नहीं कर रहा है, तो ये आइडियबेटिक प्रोसेस तो होना चाहिए, इट शुड बी आइडियबेटिक प्रोसेस, है ना। हम्म। नहीं, अगर हम इसको आइडियबेटिक मानते हैं एज ए होल आइडियबेटिक मानते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, टेम्परेचर से हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जानते हो टेम्परेचर तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि जानते हो क्या होगा, ऐसे देखो अगर हम ऐसे सोचे कि ये जो है ना पोटेंशियल नीचे नीचे आया, ये नीचे आया ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, कम हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो दैट वो एनर्जी गया कहाँ, तो हम बोलेंगे वो बेसिकली गैस के काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। और गैस का काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये पिस्टन नीचे आया तो क्या हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये रुक भी गया है, ये बाद में बोला गया ना, ये यहाँ से गिरा और यहाँ जाकर रुक गया है। तो रुक गया तो वो एनर्जी कहाँ गया, तो हम कहेंगे वो एनर्जी गैस के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो गैस के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो गैस का टेम्परेचर तो बढ़ेगा फिर, ठीक है ना, गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। क्या, नहीं नहीं, अगर अलग अलग बढ़ेगा, एक जगह बढ़ेगा ना, तो फिर वो एनर्जी कंडक्ट हो रहा है ना, तो पूरा पूरा का पूरा ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्मूथ तो बोला गया है, वी आर डूइंग सम वर्क। तो ये आइडियबेटिक एक्सपेंशन बेसिकली, हम इसको एज ए होल आइडियबेटिक एक्सपेंशन क्यों नहीं ले सकते, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आ, जानते हो प्रॉब्लम हमको लगता है ना इसलिए आ रही है ना इसमें, कि ये, नहीं वो तो कर ही सकते हैं, वो तो हम आगे तो उसी से करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम ये जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि आइडियबेटिक क्यों नहीं है ये, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, वो तो आगे हम ऐसे करेंगे ही कि इसमें जो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वही तो करने ही वाले हैं, ठीक है ना। और बनेगा भी क्वेश्चन उसी से, ठीक है ना। लेकिन हमें मतलब ये बस हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि ये मतलब इंडिविजुअली तो पता चल रहा है कि इंडिविजुअली आइडियबेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें कंप्रेस करने से जो हीट डेवलप होगा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। So there is exchange of heat, या कह सकते हो there is release of heat from system to from one side to the other side। तो इसीलिए इंडिविजुअली आइडियबेटिक नहीं है, लेकिन एज ए होल आइडियबेटिक क्यों नहीं है ये, व्हाई इट इज नॉट आइडियबेटिक एज ए होल, क्योंकि ये वर्क है, समझ रहे हो ना, ये हीट नहीं है। हम जो यहाँ पे मतलब इस ये जब नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा है तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, सिस्टम पे कुछ वर्क कर रहा है, इट इज डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। हम्म, ये जानते हो इसका, ये एक रीजन हो सकता है, मतलब ये जो है ना, मतलब आइडियबेटिक तो हम लोग एक्चुअली जानते हो इसमें प्रॉब्लम, हमको लगता है प्रॉब्लम इसलिए आ रही है ना वो लगाने से, कि देखो हाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरे सिस्टम में जो है ना, बेसिकली पूरे सिस्टम में क्या बोलते हैं, कोई हीट इंटर नहीं कर रहा है, लेकिन इसको बहुत सडनली नीचे लाया गया है, ठीक है ना, सडनली लाया गया ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस साइड हीट डेवलप हो रहा है और इस साइड हीट डेवलप नहीं, इस साइड मतलब एक तरह से कोल्ड,
टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा, इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा। अच्छा इसमें क्या बोला गया है, देखो एक बार जरा फिर से थोड़ा देखते हैं। तो इसमें लिखा है फ्रिक्शनलेस हीट कंडक्टिंग पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड हीट कैपेसिटी डिवाइड्स a vertical insulated cylinder of height 2h and cross sectional area A into two halves. Each half contains 1 mole of ideal gas at temperature T0, pressure P0 and corresponding to STP. The heat capacity ratio is given. A load of W is tied to the piston and suddenly released. After system comes to equilibrium, the piston is at rest. बोला जा रहा है जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया ना, उसके बाद क्या है, पिस्टन रेस्ट में है, इज एट रेस्ट and temperature of the gas in the two compartment are equal. What is the final displacement y of the piston from its initial? अच्छा फाइनली ये इक्विलिब्रियम बोल दिया गया है, मतलब जो है ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में आफ्टर, अच्छा after the system comes to equilibrium, the piston is at rest and temperature of the gas in the two compartment are equal. So what is the final displacement y? अच्छा ये बोला गया है सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो फिर उसके बाद जो है ना ये रेस्ट में आ चुका है, नाउ इट इज एट रेस्ट। तो ये रेस्ट में कैसे आएगा, इसको तो एक्चुअल में ऑसिलेट करना चाहिए। अगर हम ऐसे देखें कि इसको रिलीज किया गया सडनली तो इट शुड नेवर स्टॉप, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ना, फ्रिक्शनलेस में क्या होता है ये कभी भी स्टॉप नहीं करता है, ठीक है ना। इट शुड ये तो ऑसिलेट करते ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, इसको मान लेते हैं कि रेस्ट में है, परमानेंटली रेस्ट में है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि रेस्ट में आ गया, लेकिन ऐसा थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है, जानते हो ये कैसे रेस्ट में आ गया, क्योंकि एक्चुअल में रेस्ट में आना नहीं चाहिए, समझ गया ना। ये इट शुड ऑलवेज ऑसिलेट, ठीक है ना, ये ऑसिलेट ही करते रहना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि चलो ये मान लो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। हम लोग जैसे मान के चल रहे थे ना कि इसको यहाँ पे रिलीज किया गया, सडनली नीचे जाएगा फिर वापस आएगा, वो मोमेंटरली रेस्ट नहीं इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात बोली गई है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, इसमें जानते हो वो एडिबेटिक प्रोसेस का हमको जहां तक लगता है ना इसलिए नहीं अप्लाई होगा, जानते हो, क्योंकि बाहर से हीट तो दिया नहीं गया है इसमें, लेकिन जानते हो क्या है कि इसमें जो है ना जैसे हम लोग जैसे एडिबेटिक प्रोसेस वगैरह का कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करते हैं ना, तो देखो क्या होता है कि जैसे आप उसमें ये इक्वेशन यूज करते हो, आप पीवी इक्वल टू एनआरटी, या एडिबेटिक प्रोसेस जैसे आप लिखते हो ना पी और वी डायग्राम जब लगाते हो, तो उसमें जो है ना बेसिकली ये ऐसा बेसिकली ग्राफ जब बनाया जाता है ना इस तरह से, तो देखो एवरी पॉइंट को जो है ना एक इक्विलिब्रियम स्टेट ही माना जाता है। एवरी पॉइंट इज अज्यूम टू बी, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और एवरी पॉइंट इज अज्यूम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, मतलब एवरी पॉइंट ऑफ द ग्राफ। इसमें जानते हो क्या है कि सिर्फ इनिशियल स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है और फाइनल स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है, और बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेट है ना वो एक तरह का इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, ठीक है ना। तो हम एडिबेटिक वगैरह का कॉन्सेप्ट इसमें जो है ना लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बीच का स्टेट जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, मतलब एक तरह से इरिवर्सिबल टाइप का प्रोसेस है ये, ठीक है ना, इरिवर्सिबल टाइप प्रोसेस दिया हुआ है ये, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। ओके, तो अब देखो चलो हम लोग इसमें ये अप्लाई कर देंगे कॉन्सेप्ट कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ गया, तो लॉस इसमें जो भी होगा ना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ W इज इक्वल टू होगा गेन इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है ना, ये हो जाएगा गेन इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो देखिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से देखिए इसका वेट W है, तो हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं ना mgh, तो W इंटू वाई हो जाएगा ये। अच्छा ये मान लो ये इसको y बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये y है, ऐसे नीचे y आया, तो W इंटू वाई कर देंगे, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना, तो इसमें मोनोएटॉमिक गैस दिया हुआ है तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 3/2, और 1 मोल दिया हुआ है तो 1, ठीक है। अच्छा दोनों साइड में सेम है, ठीक है ना, 1 मोल इधर है, दोनों साइड इधर भी 1 मोल है और इधर भी 1 मोल है, ठीक है ना।
तो इसमें 2 मोल हो जाएंगे, टोटल गैस जो है ना इसमें 2 मोल है, तो इतना हो गया। ओके, और इंटू आर, देखो 3/2 एन आर, और टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, टी माइनस टी नॉट। तो यहां से देखो, तो ये आ रहा है हमारे पास, तो W इंटू वाई इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3R और टी माइनस टी नॉट, ये आ गया। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हम लोग देखो इसका इक्विलिब्रियम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है ना, जैसे इस इधर से हीट इधर ट्रांसफर हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स द सेम। इसमें अभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 1 है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रेशर मान लो P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, पहले P नॉट था दोनों साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ से n निकालोगे ना तो ये बन जाएगा PV और बाय RT, ठीक है ना। ये तो देखिए n कांस्टेंट है ना, तो PV बाई T जो है ना कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट है फॉर ईच साइड, दोनों साइड्स के लिए कांस्टेंट होगा। तो हम पहले देखो यहाँ पे अपर साइड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपर साइड के लिए तो ऐसे लिखोगे, पहले था P नॉट V नॉट और टेम्परेचर था T नॉट इज इक्वल टू, अब हो गया प्रेशर मान लीजिए P1, ऊपर P2 लिखे हुए हैं, P2 और वॉल्यूम जो होगा ना V नॉट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाय टेम्परेचर T, ठीक है ना। तो ये आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप टेम्परेचर अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये प्रेशर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये बेसिकली कैलकुलेट हो रहा है, P2 इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना P2 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है P नॉट V नॉट और बाई T नॉट, और ये V नॉट प्लस A इंटू वाई टू द पावर -1, इतना आ गया P2 इज इक्वल टू, और इंटू एक T भी है यहाँ पे, T। अब उसी तरह से P1 निकालोगे ना, तो P1 आ जाएगा T P नॉट V नॉट और बाई T नॉट, और V नॉट माइनस A इंटू वाई आएगा टू द पावर -1, ठीक है। इधर से यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जा रहा है ना, तो बस यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जब लिखोगे ना, तो V नॉट आपको समझ में आया ना। यहाँ पे देखो जैसे ये नीचे आया y डिस्टेंस, y नीचे आया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A मान हो गया अगर, तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया ऊपर में, A इंटू वाई। तो इसीलिए फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर वाले साइड में जो है ना A प्लस A इंटू वाई कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला आ गया P2। अब देखो ये अगर इक्विलिब्रियम में है, एक मिनट, देखो यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये कैलकुलेशन, ठीक है। P1 P2 निकल गया, ओके। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इक्विलिब्रियम लगा देते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाओगे ना तो ऐसा हो जाएगा, देखो इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, P1 इंटू एरिया, मतलब नीचे से जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स ये वेट हो गया W, और ठीक है ना, और P2 इंटू एरिया हो जाएगा, P2 इंटू एरिया। तो यहाँ से देखो P1 माइनस P2 इंटू एरिया शुड बी इक्वल टू W। तो वही देखो हम P1 माइनस P2 यहाँ से निकाल रहे थे ये, ठीक है ना। तो P1 P2 हम लोग हमारा निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली देखो V नॉट के कंपैरिजन में Y को अगर मान लो स्मॉल हमें जूम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ये, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली ये ऐसा निकल सकता है, देखो T इंटू P नॉट V नॉट और बाई T नॉट, ठीक है ना। और इसमें से V नॉट हम अगर कॉमन ले लेंगे ना, तो V नॉट हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखो V नॉट कॉमन लोगे ना, V नॉट का पावर -1 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐसा करो, हम लिख देते हैं ऐसे 1 माइनस AY और बाय V नॉट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये बन जाएगा T इंटू P नॉट और बाई T नॉट, और ये बन जाएगा 1 प्लस AY बाई V नॉट, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे P1 माइनस P2 अगर निकालते हैं ना, ये P1 माइनस P2 यहाँ पे पुट करोगे, देन व्हाट डू यू गेट,
देखो P1 ये है और P2 ये है, माइनस करोगे ना दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स टी पी नॉट, ये 2 टाइम्स टी पी नॉट बाई टी नॉट, और फिर ए वाई और बाई वी नॉट, और इंटू एरिया इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये आ रहा है। ठीक है, so this is what we got actually, okay। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब हम लोग यहाँ से इसको यूज करते हैं, देखो यहाँ पे टी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ से रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से आ जाएगा यूज 1, बस यहाँ पे टी एक अननोन जैसा आ रहा है ना, तो इसको 1 को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा W इंटू वाई और बाई 3R और प्लस टी नॉट, ये टी का वैल्यू निकलेगा, W इंटू वाई बाई 3R और प्लस टी नॉट, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और फिर 2P नॉट और बाई यहाँ पे आ जाएगा टी नॉट और A इंटू वाई, ठीक है ना, A इंटू वाई और बाई V नॉट, ठीक है, और इंटू एरिया इज इक्वल टू W। that's what we have। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से, ये हमारा यहाँ पे देखिए y है, ये y है और यहाँ पे भी y है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया हुआ था ना, देखो W इंटू वाई जो है ना मच मच ग्रेटर देन CV इंटू टी नॉट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा होगा, देखो W इंटू वाई और बाई CV जो होगा ना, बाई CV इज मच मच ग्रेटर देन टी नॉट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज, ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, देखो गिवन। तो आप लोग जानते हो ना CV जो होता है वो कितना होता है, CV व्हाट इज CV 3/2R, यही तो होगा ना, CV 3/2R है। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली हम कह सकते हैं W इंटू वाई बाई CV, ये जो है ना इस टी नॉट से मच ग्रेटर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसके कंपैरिजन में इस टी नॉट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा देखो W इंटू वाई बाई 3R, ठीक है ना, और इंटू 2P नॉट और बाई टी नॉट, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन में, और इंटू P नॉट और बाई टी नॉट, नहीं ये तो लिख ही दिया हमने, 2P नॉट और फिर A इंटू वाई, और इधर भी एक A है, ठीक है, और इधर है V नॉट इज इक्वल टू W। अब देखिए यहाँ से क्या क्या बच रहा है, इधर से W कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, W कैंसिल कर दो, तो इधर से बच गया देखो वाई स्क्वायर और 2 टाइम्स और बाई 3, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। 3 का फैक्टर कहाँ से आया था, ये स्टार्टिंग में 3 कहीं पे था क्या, अच्छा इधर था, ये वाला है ना, ठीक है ठीक है, ये 3 था यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ से तो हम लोग यहाँ पे कहाँ गया, ये है 3 2 y² और बाई इधर से आ जा रहा है हमारा 3, और इसमें जो है ना देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है 3R रहने दो यहाँ पे, ठीक है, और दिस इज P नॉट बाई टी नॉट और V नॉट, ऐसा लिखा हुआ है, और इंटू A² इज इक्वल टू 1, इज दैट ओके। इतना आ गया है। तो देखिए हम लोग जो है ना, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है पहले से, P नॉट V नॉट इज इक्वल टू 1 इन NRT होता है ना, तो N नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, R और इंटू टी नॉट है, ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, P नॉट बाई टी नॉट जो लिखा गया है ना, देखो यहाँ पे P नॉट बाई टी नॉट की जगह 1/V नॉट लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस 1/V नॉट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऐसा आ जाएगा 2y² बाई 3R, ठीक है, और P नॉट बाई टी नॉट की जगह 1/V नॉट लिख दोगे ना, अच्छा एक R भी आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा R/V नॉट, ठीक है ना, इट विल बी R/V नॉट। तो यहाँ पे हम R/V नॉट लिख देंगे, और पहले से एक V नॉट है तो ये आ जाएगा, और इंटू A² दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 और y²
आर तो कैंसिल हो गया, और वी नॉट जो है ना, इसको आप ऐसे एच इंटू एरिया लिख सकते हो, क्योंकि सिलेंडर का टोटल हाइट 2h दिया हुआ है ना, तो एक साइड का वॉल्यूम h इंटू एरिया हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट शुड बी 1। तो ये 1 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y जो हमारा निकल रहा है ना, y इज इक्वल टू, दिस इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है, देखो यहाँ से ऐसा आ जाएगा 3h स्क्वायर और बाई 2, ठीक है, ये वाई स्क्वायर आ गया, तो y इज इक्वल टू जो आ रहा है हमारा वो h और बाई रूट अंडर 2/3 आ रहा है, रूट अंडर 2/3, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो y इक्वल टू h डिवाइड बाय रूट अंडर 2/3। हाँ, नहीं नहीं, v नॉट h एक साइड का वॉल्यूम है ना, ये तो h इंटू ए ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आ रहा है। अब इसमें आंसर किसके टर्म में दिया हुआ है, देखो जरा, ये अच्छा गामा के टर्म में दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, तो हम लोग, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अच्छा 3/2 आएगा ना यहाँ पे, 3/2, ठीक है ना, इट इज 3/2, अच्छा 3/2 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, अच्छा 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कम स्मैच आ रहा है, ठीक है, गामा हम लोग निकालेंगे, गामा इक्वल टू 1 + 2/f होता है ना, तो 1 प्लस और 2/3 लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये आ जाए, आना चाहिए कितना, 5/3, 5/3 आना चाहिए, और हमारा आ गया कितना यहाँ पे, 2/3, कहीं पे कुछ मिस हुआ है क्या, क्या कह रहे हो, मोनोएटॉमिक गैस लिखा हुआ था ना, मोनोएटॉमिक गैस शायद लिखा हुआ था, देखो, वो तो 3 हम यहीं पे ले लिए थे ना, वहीं से तो 3 आ रहा है, देखो ये यहाँ पे 3 लिए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिए हुए थे ना, मोनोएटॉमिक नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मोनोएटॉमिक नहीं लिखा है तो इसका आंसर लेकिन ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर मोनोएटॉमिक नहीं होगा तो यहाँ पे एफ लेकर के चलोगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे एफ, एफ रहेगा, ठीक है ना, बस 3 की जगह पे क्या होगा, एफ होगा, तो हर जगह पे बेसिकली एफ आ जाएगा, और क्या, तो मोर और लेस देखो कुछ आंसर जो है ना लगभग उसी टाइप का आ रहा है, देखो एच और डिवाइड बाय, यहाँ पे आंसर में शायद रूट गामा दिया हुआ है ना, आंसर में रूट गामा है हमारा, रूट 2/3 आ रहा है, एक बार, हाँ नहीं, गामा -1 आ जाएगा ना, अच्छा 2/f क्या होता है, अच्छा 3 की जगह f लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई रूट अंडर, अगर 3 की जगह f लिख देंगे, क्योंकि हम f लिखे थे ना उसकी, 3 हमारा f की वजह से आ रहा है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा h डिवाइड बाई रूट अंडर गामा -1 आ रहा है, तो ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना, इसमें लेकिन जानते हो ऑप्शन आप टिक कर लोगे हमको लगता है जहां तक, क्योंकि ऑप्शन में जो है ना, एक अच्छा 2 ऑप्शन है, अच्छा एक ऑप्शन हमारा 2h भी तो आ रहा है, 2h बाई रूट गामा, और एक ऑप्शन आ रहा है h बाई रूट गामा, तो हमारा मतलब इसी फॉर्म में आ रहा है, h बाई रूट गामा -1 आ रहा है, लेकिन चलो एक बार चेक कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, मोस्ट, हमें तो लग रहा है यही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो मेथड इसका यही होगा, मेथड समझ में आया ना सभी को, कैसे सॉल्व किया, बस एक बार इसमें ये लगा दिया गया कि जो भी नीचे आया ना, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, गेन इन इंटरनल एनर्जी लिख दिया गया, ठीक है, और उसके बाद तो फिर हम लोग ये, हाँ ये लगा दिए इसमें कि ईच साइड में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, तो पीवी बाई टी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था, पीवी बाई टी इज कांस्टेंट, ये लगाया गया, और इससे हम लोग दोनों साइड का प्रेशर निकाले, और फिर लास्ट में इक्विलिब्रियम लगाया गया यहाँ पे, यहाँ से देखो, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, तो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दिस, ठीक है, एक बार देख लोगे कैलकुलेशन, ठीक है, अदरवाइज बहुत क्लोज आंसर आ गया है, ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग काइनेटिक थ्योरी के क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना, देखो जरा क्या है काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नहीं हुआ है पूछ लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे।
कौन सा क्वेश्चन, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे लेकिन काइनेटिक थ्योरी के, है ना? कौन सा? 6 में क्या जीरो दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 एवरेज, ये जो क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस इन इक्विलिब्रियम इज, नहीं प्रोपोर्शनल टू तो रूट टी होता ही है उसमें, है ना? तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसा इक्विलिब्रियम में ही तो ऐसा होता है। इक्विलिब्रियम रहेगा तभी तो, जानते हो देखो, इक्विलिब्रियम जब रहेगा ना किसी गैस में तभी तो उसका टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो। इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना? वो तो चेंज होता रहेगा ना, तो कोई वेल डिफाइंड टेम्परेचर ही नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम में ही ये बात बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट 37, 37 देखो जरा क्या है इसमें लिखा है, क्यूबिकल वेसल कंटेन्स डायटोमिक हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन, each molecule consists of two hydrogen atoms of mass this and separated by 10 power minus, calculate the root mean square speed of the rotation of the molecule about an axis which is perpendicular to bisector line joining the two atoms। तो क्या हुआ, देखो इसमें मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है ना? तो ऐसे कर देंगे ना इसको, देखो ऐसा है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 37, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? ये ऐसे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, ठीक है ना? इसका सेपरेशन दिया हुआ है आर, इन दोनों का मास दिया हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है ना आप लोग को? एम आर स्क्वायर नहीं होता है इसमें, याद है ना? डायटोमिक मॉलिक्यूल जब हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें भी लिख रहे थे म्यू इंटू आर स्क्वायर, म्यू इंटू आर स्क्वायर होता है ना, म्यू इज द रिड्यूस मास, ठीक है ना? तो रिड्यूस मास इसमें निकालोगे ना तो ऐसे एम इंटू एम और डिवाइड बाई एम प्लस एम, ठीक है ना? और इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बाई टू आर स्क्वायर। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखोगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो है ना सेंट्रो मास के बाद जो होता है वो रिड्यूस मास इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना? तो देखो इसमें हम लोग जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है ना, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे ना तो हम जानते हैं ना कि एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 kT, ऐसे ही होता है ना, 1/2 kT। तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख दोगे म्यू इंटू आर स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना? म्यू इंटू आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू केटी हो जाएगा, 1/2 कैंसिल कर दिए। तो देखो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू कितना हो गया, केटी और बाय म्यू इंटू आर स्क्वायर। तो देखो ओमेगा का आरएमएस वैल्यू अगर निकालना होगा ना, ओमेगा आरएमएस, तो कितना निकलेगा, ओमेगा आरएमएस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगा ना, दैट इज ओमेगा आरएमएस। ऐसे तो होता है आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो ये हमारा निकला हुआ है, हम इक्विपार्टीशन थ्योरम लगा दिया यहाँ पे। अब जानते हो ना ईच डिग्री ऑफ मतलब ईच क्वाड्रेटिक टर्म का एवरेज वैल्यू कितना होता है, हाफ के टी, वो हमने लगा दिया यहाँ पे। तो रूट अंडर और यहाँ से आ जाएगा के टी और डिवाइड बाय म्यू इंटू आर स्क्वायर, ये यहाँ से हमारा ओमेगा एवरेज वैल्यू ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT लिख दिया गया बस, ठीक है ना? सो दैट वी हैव यूज्ड, ओके। तो अब यहाँ से लिखो, देखो रूट अंडर 1.38 होता है और इंटू 10⁻⁻23 इसका वैल्यू, ठीक है ना? टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है ना? म्यू यहाँ से इतना, अच्छा म्यू इंटू आर स्क्वायर लिख दिया था हम लोग, ठीक है ना? तो ठीक है, म्यू की जगह पे ऐसे लिख देंगे m/2 और इंटू आर स्क्वायर, रिड्यूस मास m/2 है यहाँ पे, ठीक है ना? तो बेसिकली ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और इंटू 300 और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना? ये 2 ऊपर कर दो और ये दिया हुआ है कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और इंटू आर के वैल्यू 10⁻⁻10 दिया हुआ है तो 10⁻20 हो जाएगा, ठीक है? तो अब निकाल के देखो इसका आंसर। तो इसको जो है ना हम लोग 2 इंटू 1.38 और इंटू 3 और डिवाइड बाय 1.67, बस इसी का रूट तो निकालना है। बाकी इधर जो है ना ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻21, ऊपर जाएगा 10⁻1 और ये हो जाएगा 10⁻, कितना हो गया 10⁻21, तो एक बचेगा ये 10⁻26, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है ना? 13 हो जाएगा, 10⁻13 का ऑर्डर में कुछ आ रहा होगा आंसर।
लगभग 4 इंटू 10⁻, हमको लग रहा है इतना आएगा, 10⁻13। देखो जरा कितना आंसर है। नहीं 4 नहीं, 4 कहाँ से आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 2 मतलब 2 के आसपास आएगा, 2 इंटू 10⁻13। कितना आंसर दिया हुआ है देखो। हम्म। हाँ 10⁻13 तो है ना। अरे सभी का आंसर सेम ही दिया हुआ है। अच्छा ऑर्डर, हाँ तो 10⁻13 आ गया ना, ठीक है ना। हाँ 13 वाला ही होगा, ठीक है ना, 13 का आंसर है। ठीक है, इसमें थोड़ा हम ये गलत लिख रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है ना। ये निकाल के देख लोगे तो इसमें तो लिखी तो है ना 3.616 ही आ रहा होगा। देखो एक बार देख लोगे कैलकुलेट करके, 3.16 आ रहा है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। तुम लोग क्वेश्चन जो है ना सब सारे अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है ना, छोड़ा नहीं करो क्वेश्चन एक भी। क्वेश्चन करोगे ना तभी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है। क्या है, एक मिनट, चलो 31 देख लेते हैं। इसमें देखो लिखा है 31, आई हैव मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट इक्विलिब्रियम, treating these as ideal gases, which of the following quantities on average will be equal for both the species। देखो इसमें डायटोमिक है ना दोनों, तो डायटोमिक में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक जैसा है ना, तो देखो इक्विपार्टीशन थ्योरम में क्या लिखते हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑन एवरेज बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑन एवरेज, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम में क्या लिखते हो, एवरेज मोमेंटम इक्वल होता है या एवरेज, मतलब ऐसे लिखते हो ना, ऐसे बोलते हो ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सेम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात होती है ना। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो इसका एवरेज एनर्जी कितना निकलेगा, 5/2 kT। अब मान लो ऑक्सीजन का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो उसका भी कितना निकलेगा, 5/2 kT। तो दोनों का सेम क्या हुआ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हुआ ना, ठीक है ना। तो इसीलिए एवरेज जो है ना, जब भी मिक्सचर वगैरह कुछ भी होता है ना, तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाता है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, मोमेंटम तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। सी आंसर करेक्ट होगा इसका, ठीक है। हाँ कौन सा बोल रहे थे तुम, 44 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 44। इसमें इसमें बोला गया है, कंसीडर ए गैस of atoms obeying Maxwell-Boltzmann statistics. The average value of e to the power a dot p over all momentum p of each of the particles, where a is a constant vector and a is its magnitude, m is the mass of the atom, t is the temperature and k is Boltzmann constant। मतलब e to the power a dot p का एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन तुम लोग से बना क्यों नहीं, देखो एक बात बता रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। देखो इसमें ऐसा अगर हम बोलते हैं कि जैसे भी आपने पढ़ा है इसमें भी, अब भी का एवरेज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ। तो भी का एवरेज कैसे निकाला गया था, एक बार रिकॉल करो। भी एवरेज ऐसे लिखे थे ना हम लोग, v इंटू dn/n, ऐसे ही लिखे थे ना, मतलब यही तो प्रोबेबिलिटी था, मतलब उसको इंटीग्रेट कर दिया था इसके मल्टीप्लाई करके, यही तो था ना, ये dn/n ही तो लिख रहे थे हम लोग। अब इसको dn/n को फिर या तो आप ऐसे लिखो v इंटू एफ ऑफ v, और इंटू, याद है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख रहे थे, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे v एवरेज ऐसा होता है, तो अब हमें बोला गया e टू द पावर a डॉट, अच्छा आयोटा भी है क्या इसमें, देखो जरा, हाँ आयोटा a डॉट p, इसका एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो अब ये तो कॉमन सेंस है ना, बस यहाँ पे देखो मोमेंटम और वेलोसिटी क्या होता है, एक मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जानते हो क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपसे ऐसे बोला जाता है ना कि एनर्जी का एवरेज बताइए, तो एनर्जी का एवरेज बताने के लिए जानते हो क्या है, आपको एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, एफ एज ए फंक्शन ऑफ ई निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बस एक स्केल फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मोमेंटम का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक बात देखो बता रहे हैं, आपको याद है कि आप मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जब निकाले थे तो आंसर कितना आया था, kT/2। लेकिन इसको निकालने के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को यूज नहीं किए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ना कि मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो v इंटू मास इंटू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी मतलब मोस्ट प्रोबेबल, देखो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से नहीं निकाल सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबल मोमेंटम आप मोस्ट प्रोबेबल
स्पीड से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको इसका एवरेज निकालना है तो हम इसी वाले फॉर्मूले को लगा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे ई टू द पावर आयोटा ए डॉट पी है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो ऐसे लिख देंगे ई टू द पावर ए डॉट पी आयोटा, और यहाँ पे मान लो ऐसे लिख देते हैं एफ ऑफ पी, ठीक है ना, और डीपी। मतलब ये जैसे इसमें एवरेज लिखते हैं ना, वी था तो यहाँ पे एफ ऑफ पी, बस पी हम इसलिए लिख दिए बिकॉज क्या बोलते हैं हम मोमेंटम से रिलेटेड क्वांटिटी का एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसमें कुछ होगा नहीं। पी के जगह पे क्या लिख दोगे, बस मास बाय वेलोसिटी लिख दोगे, मास बाय वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मतलब जो भी लिखा हुआ है वो उसी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ई आयोटा ए डॉट पी, अब देखो इसको जब लिखोगे ना ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, तो इसमें क्या क्या आता है आप देखते हो ना, मतलब मेन टर्म पे फोकस करो सिर्फ। क्या आता है, एक आता है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से आ जाएगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और ई का पावर कितना आता है, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, तो उसको ऐसे लिख दोगे पी स्क्वायर बाय 2m। हाफ एम वी स्क्वायर जो था ना उसकी जगह पी स्क्वायर बाय 2m, एनालिटिक एनर्जी तो है ना, सेम है दोनों। अब बाय के टी, और इधर डीवी की जगह पे डीपी आया हुआ है तो बस डीपी ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ऐसा इंटीग्रेशन तो याद है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह में भी आता था, याद है जब फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आप पढ़ते हो तो ऐसे इंटीग्रेशन तो आता है। तो आप ऐसा समझ लो कि इस फंक्शन का आप क्या कर रहे हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि हम लोग ये जो ए डॉट पी है ना, ठीक है। अच्छा ये जो है बेसिकली इसमें एंगल है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, समझ रहे हो ना, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, एंगल आ सकता है ना यहाँ पे। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सॉलिड एंगल लगाना पड़ेगा। याद है आप लोग को सॉलिड, जब एंगल वाले टर्म आते थे इधर तो क्या करना पड़ता था, हम एक ये भी कराए थे ना आप लोग को, जैसे वी एक्स मॉडुलस का एवरेज याद है, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, इधर एक 4 पाई ना लिख करके क्या लिखते थे, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बस ध्यान रखना होगा। देखो ई ए टू द पावर, देखो ए टू द पावर पी, तो ए टू द पावर पी है ना, इसको ऐसे लिख दो ए पी कॉस थीटा, और ये आयोटा हो जाएगा। इज दैट ओके, एपी कॉस थीटा और ये आयोटा हो गया, ठीक है। और इधर से जो है ना, देखो इधर से आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर, अभी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेशन, आंसर पता चल जाएगा हमें। देखो पी स्क्वायर बाय 2m और इंटू के टी, समझ में आ रहा है ना। देखो पहले जो पढ़ चुके हो ना, माइक ऑफ कर लोगे, ठीक है ना। किसका माइक ऑन है, एक मिनट रुको जरा। देखो इसमें क्या होगा कि हम लोग सॉलिड एंगल पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी, इधर डीपी लिख दोगे, इधर सॉलिड एंगल पता है ना क्या कैसे लिखते हो, साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, यही होता है ना। तो डी फाई इंटीग्रेशन से तो 2 पाई आ जाएगा, ये साइन थीटा हमारा बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबको हटा दो, ऑल राइट। तो अब देखिए क्या होगा कि हम इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल पुट कॉस थीटा इक्वल टू टी। तो देखो कॉस थीटा टी पुट करोगे तो ये साइन थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, डी टी, ठीक है ना। तो इसको फिर इंटीग्रेट कर दोगे आप पहले कॉस थीटा से, तो देखो इंटीग्रेट करोगे ना, ऐसा देखो आप इसमें थीटा का जो लिमिट होता है ना, जैसे पी का लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, थीटा ये पी का लिमिट है, ठीक है ना। थीटा का लिमिट लिखोगे ना तो 0 टू पाई होता है इसमें, है ना। थीटा 0 से पाई लिखा जाता है और फाई जो होता है 0 से 2 पाई। तो ये सब हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। देखो बस हम ये बता देते हैं आपको कि यहाँ पे क्या करना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो इससे आ जाएगा साइन थीटा और इंटू डी थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस डी टी हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ई टू द पावर। तो देखो आपको साइड ये समझ लो, पहले इस टर्म पे फोकस करो, पहले आयोटा ए टी और इधर डी टी हो गया, और इधर हो जाएगा लिमिट जो होगा ना वो -1 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो थीटा लिमिट है ना, थीटा 0 पुट करोगे तो 1, थीटा 0 पुट करने पे cos 0 1, और थीटा पाई पुट करने से -1, और एक माइनस साइन जो यहाँ पे आ रहा है ना उसको एडजस्ट करने के लिए लिमिट को इंटरचेंज स्विच करना होगा, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो देखो यहाँ पे, अच्छा एक पी भी तो है यहाँ पे, एक पी है, देखो ये पी, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 1 बाय आयोटा ए पी, ठीक है ना। और फिर लिमिट लगाओगे ना तो ई टू द पावर आयोटा ए पी और माइनस ई पावर माइनस आयोटा ए पी हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू गेट।
इस तरह का टर्म आ जाएगा। इज इट ओके? तो ये आ रहा है, तो एक पी जो इधर आया ना, उससे ये वाला पी, एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो एक पी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, ये 3 डायमेंशन में ही है ना क्वेश्चन, 2 डायमेंशन में तो नहीं है? हाँ, 3 डायमेंशन में ही होगा, ठीक है ना, मोस्टली। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ये टर्म, ठीक है ना। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट खत्म हो चुका है ना, तो अब जानते हो बेसिकली, बस अब देखो मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास एक आयोटा एपी होगा, और यहाँ पे होगा माइनस, मतलब सम, ये सब पी वगैरह जो लिखा है ना, उसको आप ऐसे कर दो कि, चलो ऐसे लिख देते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m के टी, ऐसा टर्म है। तो हम लोग समझ रहे हो ना, 2 टर्म होंगे, एक एक्सपोनेंशियल में ये वाला टर्म होगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में ये, फिर एक बार दोनों में नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा जो है ना रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना पी स्क्वायर, इसमें से माइनस ये हम कॉमन ले लेते हैं, पी स्क्वायर, तो 2m के टी कॉमन ले लेंगे, तो 1/2m के टी, एक मिनट, थोड़ा सा इसको बेटर वे में लिख देते हैं, तो -1/2m के टी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, -1/2m के टी। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा पी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा -2, और 2p, क्योंकि यहाँ पे देखो बी ऐसा है ना ए स्क्वायर, तो फिर हम 2a लिखना चाहते हैं, और फिर b में जो है ना बाकी जो भी टर्म है ना, यहाँ पे आयोटा a और m के टी, ऐसा हो जाएगा। इज दैट ऑल राइट? ठीक है, देखो यहाँ से हमने इसको एलसीएम लिया ना 2m के टी, तो वो 2m के टी देखो इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 नहीं था, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और p तो यहाँ पे था पहले से, बच गया आयोटा ए, और 2m के टी इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये लिख देंगे। और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, तो देखो ए स्क्वायर -2a, और इसको b माना जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे आयोटा ए m के टी, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। और इसी का माइनस आयोटा ए और m के टी, इसका फिर होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसा बन जाएगा, देखो e⁻1/2m के टी, थोड़ा सा ध्यान दोगे बस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सर यहाँ तो जो नेगेटिव वाली टर्म है, सेकेंड टर्म, वो उसको बाद में लेंगे हम। कौन सा नेगेटिव टर्म? अब वो लेंगे बाद में, ये वाला टर्म है ना, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करा रहे, बस अभी हम आपको सिंप्लीफिकेशन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इस वाले टर्म को अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पहला टर्म, ठीक है ना। इस यहाँ से जो आया ना पहला टर्म, उसको हम इधर एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करके इसका सिंप्लीफिकेशन बता रहे हैं, फिर उसी तरह से दूसरे वाले टर्म का करेंगे, ठीक है ना। तो अभी फॉर द टाइम बिंग बस ऐसे देखिए, यहाँ से ये आ गया, और ये बन जाएगा हमारा p माइनस क्या बनेगा, आयोटा ए एम के टी, इसका होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो टर्म है ना, इसमें देखिए p का कोई टर्म बचा हुआ नहीं है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ये टर्म देखो कितना है, यहाँ आयोटा स्क्वायर से क्या आया, आयोटा स्क्वायर से माइनस और माइनस प्लस, फिर इधर एक माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्या बचेगा यहाँ पे माइनस में, तो आप देखो यहाँ से ये m के टी का होल स्क्वायर होगा, और एक m के टी, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर और m के टी, इधर से ये बच जाएगा ए स्क्वायर m के टी एक बचेगा, ठीक है ना, और इधर से एक 2 बच जाएगा, ऐसा टर्म आएगा। इज दैट ओके? सो दिस टर्म यू विल गेट। अब जानते हो क्या, ये मोमेंटम डिपेंडेंट गॉसियन फंक्शन हो जाएगा, ये जानते हो एक्चुअली गामा में कन्वर्ट होगा, मतलब गामा हाफ या गामा 3/2, तो इट विल गिव यू सम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली आपको, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेशन होने वाला है ना, देखो हम समझा रहे हैं आपको, इसमें क्या होगा आगे चल के देखिए आप, ये इंटीग्रेशन अभी p के रिस्पेक्ट में होने वाला है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर से एक बार इस टर्म को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना होगा, समथिंग, मान लीजिए इसको समथिंग t सब्स्टिट्यूट कर दोगे फिर से, जैसे हम लोग करते हैं ना, तो ये आपका गामा फंक्शन में कन्वर्ट होएगा। मतलब हम बताने ये चाह रहे हैं कि आंसर विल कंटेन समथिंग लाइक दिस। अब देखो ऐसा कुछ होगा ऑप्शन में, ठीक है ना। तो यही, इससे पता चलता है कि ये आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर में देखो आ रहा है ना, e का पावर -a² m के टी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना।
तो ये, और जानते हो ये दोनों ऑप्शन में सही आएगा। जानते हो दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, जानते हो डिफरेंस क्या होगा, कि दूसरे ऑप्शन में ये, सॉरी यहाँ वाले में जो है ना, इस वाले में क्या होगा, ये माइनस है, तो यहाँ पे पहले से माइनस होगा, तो बस यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मगर फिर देखो ये प्लस होगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा होगा, बी स्क्वायर जैसा ऐड करोगे तो ये माइनस करोगे ही, तो मतलब साइन विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। तो ये टर्म तो जानते हो एग्जाम में बस यही चीज देखा जाता है अल्टीमेटली, जो है ना, ये सब क्या आने वाला है वो हम नहीं, उसमें भी तो ये बोला गया ना कि ये जो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, वेयर एम इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस e to the power iota ap over all the momentum p of the particles constant is अच्छा, हो सकता है कि वो 1 दे दे, है ना, ऐसा हो सकता है कि रिमेनिंग टर्म जो बाकी जो बच रहा है ना उसका इंटीग्रेशन से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें प्रोपोर्शनल टू नहीं पूछा है, इसमें एग्जैक्टली पूछ दिया है कि क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो ये चांस की बात है कि 1 आ रहा होगा रिमेनिंग का, ठीक है ना, लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया ना कि ऑप्शन में क्या आ रहा है, ठीक है ना। बस यही इसका सी आंसर लिखा जाएगा, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो ना, एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल में आ गया ना वो टर्म, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन 49, 48 में क्या लिया, द नंबर डेंसिटी ऑफ एयर एट दिस एटमोस्फेयर टेम्परेचर दिस, कैलकुलेट नंबर, ये तो अलग है, इसमें प्रोबेबिलिटी कहाँ है 49 में, द प्रोबेबिलिटी दैट स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल लाई बिटवीन दिस एंड दिस एट, ये जान तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये तो ऐसे बनेगा ना, देखो ये तुम लोग को, हाँ dn/n में पुट करना, हाँ हाँ, सही नहीं आ रहा है, लाई बिटवीन, देखो बोला क्या ना 100 मिलीमीटर पर सेकेंड टू 101, तो मतलब डिफरेंस कितना आया 1 का, ठीक है ना। मतलब इसमें देखो ऐसा बोला गया ना, स्पीड स्पीड विल लाई बिटवीन v इक्वल टू 100 से मीटर पर सेकेंड से बोला गया है v प्लस dv जो है ना वो बेसिकली बोल दिया गया है यहाँ पे 101 मीटर पर सेकेंड, तो सॉरी मीटर पर सेकेंड, तो इसमें dv जो है ना dv इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग जानते हैं ना प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू dn/n होता है, तो दैट इज इक्वल टू होता है यहाँ पे 4 पाई और m अपॉन 2 पाई kt पावर 3/2 और फिर v स्क्वायर e का पावर माइनस हाफ m v स्क्वायर और बाई kt और इनटू dv, तो ये यही है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस dv। तो v जहां जाए वहां 100 पुट करो, और जहां जहां dv है वहां पे dv की जगह 1 पुट करेंगे, तो dn/n ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, और टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सब कुछ पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा, यही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, दैट्स द प्रोबेबिलिटी। आ जाना चाहिए आंसर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्या बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है क्या आंसर, इसमें देखो ना सभी का ऑर्डर भी तो डिफरेंट है, एक 8 10 पावर -8 है, 10 पावर -9 है, अच्छा दो आंसर 10 पावर 8 में दिया हुआ है, अच्छा अच्छा आ जाना चाहिए, इसमें हमें लगता नहीं है कुछ ऐसा ज्यादा डिफिकल्टी है, स्पीड दिया हुआ है ना, टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी दिया हुआ है 32 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। चलो ठीक है, देख लोगे, बस ऐसे ही बनेगा ये, और कुछ मेथड बस यही है, ठीक है ना, आप पुट करके देख लोगे कैलकुलेशन करके। और कोई क्वेश्चन 52 देखो सभी लोग, यूजिंग मैक्सवेलियन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस विद इन 1% ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर वही बात हो गई है, इट्स द सेम थिंग, ठीक है ना। तो इसमें जो है 52 जो है ना, देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 52, तो इसमें बोला गया है विद इन 1%, ठीक है ना, 1% ऐसा बोला है ना, विद इन 1% ऑफ क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
तो विद इन 1% ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब हो गया जैसे ऐसे dv बाई v निकालोगे ना, v ठीक है ना, इंटू 100 तो इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो मतलब dv जो आएगा ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल बाई 100 हो जाएगा ये, मतलब 0.01 इंटू मोस्ट vm ऐसे लिखना होगा, मोस्ट प्रोबेबल। समझ गया ना, ये यहाँ पे ऐसे लिख देंगे dvm, dv बाई dvm इंटू 100 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो dv जो निकलेगा ना वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंटू मल्टीप्लाइड बाई ये लिख देना होगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ से इज दैट ओके। तो इसमें जो है ना ऐसा करना होगा, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ होता है ना, देखो ये ग्राफ, ये तो ये आप जानते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है vm। तो इसमें जानते हो ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना, विद इन 1%। तो मतलब 1% आगे भी हो सकता है, 1% बैकवर्ड भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें क्या करोगे, इसमें dv जो लिखोगे ना उसको 2 टाइम्स कर दोगे इसको, तो 0.02 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, vm। क्योंकि समझ रहे हो ना, 1% फॉरवर्ड 1% बैकवर्ड दोनों, विद इन 1% में तो दोनों आ जाएगा ना। तो विड्थ जो निकलेगा ना हमारा वो 2 टाइम 0.02 इंटू मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा। ऐसे 1% के अकॉर्डिंग तो इतना निकल रहा है ना, लेकिन हम क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो 0.02 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फिर से इसी में लिखेंगे, v की जगह पे क्या करना है, vm, और dv की जगह पे ये वैल्यू 0.02 इंटू vm, ठीक है ना। बस ये पुट करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो निकल के, यही तो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन दिस विद इन दिस रेंज, है ना, ये निकल आएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस vm यहाँ पे पुट करेंगे हर जगह पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, करके देख लोगे फिर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इजिली हो जाएगा कैलकुलेट, क्योंकि देखो इसमें ऐसा होगा ना कि हम dn बाई एन निकालेंगे ना, एक मिनट, देखो dn बाई एन तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई, और ये है m अपॉन 2 पाई के टी टू द पावर 3/2 इंटू, यहाँ पे देखो जब हम 0.02 पुट करेंगे ना तो 0.02 हो जाएगा, और यहाँ पे vm और vm स्क्वायर vm क्यूब हो जाएगा। तो vm हम लोग जानते हैं ना कितना होता है, 8 के टी अपॉन पाई m, ऐसा होता है। तो इसका पावर हो जाएगा 3/2, और फिर e का पावर माइनस हाफ m, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा vm स्क्वायर अपॉन के टी। तो अब देखिए यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल बोला था तो 2 के टी हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो 2 के टी बाई एम हो जाता है, यही होता है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि आपका के टी और एम ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया देखो 4 पाई और डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी, पाई से बचेगा, तो पाई इंटू रूट पाई बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 0.02 इंटू, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे ना 2 के टी बाई एम तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ई का पावर -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो अब कैलकुलेट हो जाएगा ना, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो देखो 0.08 डिवाइड बाय रूट पाई, तो रूट 3.14, और ये हो जाता है 1, ये 0.37 के आसपास होता है, ठीक है। 8 से 56 के 6, 8 24 24 6 कितना होता है 29, इतना आएगा डिवाइडेड बाय 3.14। अब देखो जरा निकाल के क्या आ रहा है, यही है, ठीक है, 0.0296 है, डिवाइड करने से 0.016 इतना आ रहा है, देख लो डिवाइड कर, कहाँ पे, ये वाला क्यूब हो गया ना, v का क्यूब। देखो यहाँ पे ये जो हम पुट करेंगे ना, यहाँ पे v स्क्वायर पहले से है, और dv में कितना पुट करेंगे, dv में 0.02 vm, तो v क्यूब हो जाएगा ना, और v होता है हमारा कितना, √2 के टी बाई एम, तो उसका क्यूब करेंगे 3/2 के टी एम, एम हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा, तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 0.0, इसमें टेम्परे एसटीपी लिखा हुआ था, लेकिन एसटीपी का तो यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना।
STP जानते हो ना आप लोग, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, है ना STP में। NTP जब होता है ना तो उसमें टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेते हैं, मतलब 300 केल्विन के आसपास ले लेते हैं टेम्परेचर। NTP लिखा रहेगा तो टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास लेना है, ठीक है ना। STP लिखा है तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हाँ हाँ वही, मतलब NTP में 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेते हैं। फिफ्टी 54 इसमें लिखा है टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस मोलिक्यूल आर एसोसिएटेड विथ, the temperature at which speeds of nitrogen gas molecules सर 300 52 and का करेक्ट ऑप्शन क्या बताया था आपने? 52 का, तो यस सर। ये अब डिवाइड करके देखो ना, हमारा तो ये आंसर आ रहा है ना 0.0296, सर 0.0167 आ रहा है। हमारा 167 आ रहा है। अच्छा एक 166 भी दिया हुआ है, ये तो बहुत क्लोज दिया हुआ है। वो तो चलो ठीक है, मतलब लगभग तो इतना तो आ ही गया, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा तो इतना क्लोज नहीं रह सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इट सेज टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स V1 इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड एंड V2 600 मीटर पर सेकंड एसोसिएटेड विथ इक्वल वैल्यूज ऑफ मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इक्वल कर दो ना, टेम्परेचर निकल जाएगा बस। क्या हुआ इसमें? नहीं क्यों नहीं आएगा, दो वेलोसिटी दिया है ना, दोनों को इक्वल कर देना है। देखो बस ऐसा करना है, देखो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन नंबर कितना है 54। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट V1 शुड बी इक्वल टू V2, ये तो होगा ना, क्योंकि देखो हमारा ग्राफ कैसा है। सी द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, व्हेन यू प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखो ऐसे करके ऐसा है ना ग्राफ, ऐसा है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो V1 है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है। अब देख सकते हो ना कि इन दोनों वेलोसिटीज पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है ना। एट दीज वेलोसिटीज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सेम, सेम तो हो रहा है ना। देखो V1 पे जो वैल्यू होगा ये वही वैल्यू क्या आ रहा है V2 पे भी आ रहा है। तो देयर आर ऑलवेज टू वेलोसिटीज एट विच डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सेम, तो हम ऐसे लिख देंगे भी, ठीक है। अब देखो इसमें 2 mkt वो सब मत लिखो, बस ऐसे लिखो V1 स्क्वायर और e का पावर -2, मतलब क्या होता है हाफ m V1 स्क्वायर और बाई KT इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा V2 स्क्वायर e का पावर -हाफ m V2 स्क्वायर अपॉन KT, ये लिख देंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे लिख देंगे V1 बाई V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू e का पावर -हाफ -1, ऐसे लिख दोगे m अपॉन 2 KT, और दिस साइड यू गेट, इसको इधर ले आओगे ना तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू गेट, ओके। तो यहाँ से देखिए अब ln लगा दोगे, ठीक है ना, तो ln लगाएंगे ना, तो ln 2 टाइम्स ln, और ये हो गया V1 बाई V2 इज इक्वल टू m अपॉन 2 KT, ठीक है ना, और ये हो गया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो टेम्परेचर ही तो निकालना था, तो टेम्परेचर इक्वल टू, देखो यहाँ से निकल गया m अपॉन 4K, ठीक है ना, और ln V1 बाई V2, और इस साइड आ गया यहाँ पे V1 स्क्वायर और माइनस V2 स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया। अब इसमें दिया हुआ था ना एक क्या, एक कितना दिया हुआ था, एक 300 और एक 600 है ना, तो बस यहाँ पे पुट करेंगे m अपॉन 4K, ठीक है ना। या ये इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, हाँ तो बस निकाल लो यहाँ से, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, लगभग 14 टाइम्स एटॉमिक मास यूनिट, है ना, इतना ही होगा ना, 14 टाइम्स 1.66 इंटू 10 टू द पावर -20 कितना होता है ये 27 है ना, हाँ 27, ठीक है। तो 14 उसका एटॉमिक मास नंबर हो गया, उसको
एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए 1, मतलब ऐसा कह सकते हो ये 1 बाई एवोगाड्रो नंबर होता है। हाँ क्या N2 मॉलिक्यूल है ना? हाँ तो मतलब 28 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, लगभग 28 हो जाएगा। हाँ नाइट्रोजन एटम का होता है ना, N2 अगर लिखा हुआ है तो ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। अब इधर से देखो हमारा ये जो है ना, मतलब ये समझ रहे हो ना, ये जो मास है ना वो बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, मोलर मास और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर है ये। और ये मोलर मास जो होता है ना ग्राम में दिया हुआ होता है, ठीक है ना। वही एवोगाड्रो 1 बाई एवोगाड्रो नंबर जो है ना ये निकल जाता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 निकलता है। और एवोगाड्रो नंबर से, सॉरी ग्राम से वो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻27 लग गया, 10⁻³ लगेगा तो 10⁻27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 इंटू 1.38 ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इंटू 10⁻23, ठीक है ना। और ये ln और ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये 600 बाई, ठीक है ना, 300 करना है, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे 600 बाई 300 इतना हो गया। और इधर से लिखोगे ना तो 36 माइनस 9 और इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। मतलब V1 स्क्वायर में 600 स्क्वायर और माइनस 300 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ से बस कैलकुलेशन ही तो है, 7 हो गया ये 428 और 1.66 और डिवाइड बाय 1.38 और इनटू 10⁻, देखिए ये जो है ना 23 सब कुछ कैंसिल हो गया ये, ठीक है ना। तो ये बस बचा यहाँ से 25, ठीक है ना, ये 25 बच रहा है, नहीं 27 बचेगा ना, 16 में 9 हो गया 7, 27 बच गया, ठीक है। और इधर से बच गया हमारा ln2, ठीक है। तो देख लो अब इससे निकाल के आंसर कितना आ रहा है, 7 इंटू 27 इंटू 1.66 और डिवाइडेड बाय 1.38 और इंटू ln2 0.693, ln2 लगभग 0.693 होता है। अब इसको जरा डिवाइड करके देखो आ रहा है आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बस, तो तुम कह रहे थे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब क्या? हाँ अच्छा V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर नहीं लिया, अच्छा अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब बोला जाएगा तो उसको उसमें ये भी तो आएगा ना, V तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो पूरा फॉर्मूले में तो V आता ही ना, क्वेश्चन V से रिलेटेड है तो इसको कैसे छोड़ सकते हो, ये तो नहीं छोड़ सकते हो ना। कोई देखो जरा डिवाइड करके क्या आ रहा है, ऐसे अप्रोक्सीमेटली हम लोग पता कर सकते हैं इसमें। देखो इसको ये और ये कैंसिल कर दें अगर, ठीक है ना, तो ये लगभग एक पॉइंट इधर कर देंगे ना तो ये 7 हो जाएगा, लगभग 7 कैंसिल कर दें तो इधर 10⁻⁻1 270 के आसपास आएगा, 275 के आसपास। आई थिंक यू शुड गेट क्लोज टू 275 केल्विन, नहीं 2 थोड़ा सा ये बड़ा है ना तो 280 प्लस के आस 280 आएगा लगभग, इतना आ रहा है देखो जरा, 280 केल्विन के आसपास आएगा आंसर। क्या इसमें क्या क्या आंसर दिया हुआ है? अच्छा ये तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तुम्हारा कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? कहीं पे देखो जरा कुछ मिस्टेक हुआ क्या? ये तो सही, 328 के आसपास आ रहा है ना। अब जो भी आ रहा है मतलब हम बिना कैलकुलेट किए हुए बताए, ठीक है ना, हम ऐसे ही बोल दिए थे, ठीक है। कितना आ रहा है? 328। 328। यस इसमें लेकिन एक जीरो और दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? यस सर, 328.0632 है टोटल। नहीं मतलब एक एक ज्यादा है ना, मतलब 4 डिजिट में टेम्परेचर दिया हुआ है, 4 डिजिट में तो नहीं आ रहा है टेम्परेचर, यहाँ पे तो यही आ रहा है। कहीं देख लोगे, मतलब मेथड तो यही है, अब कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक हुआ हो। 28 7.3 शायद कहीं मिस्टेक हो गया हो, ऐसे ही बनेगा लेकिन ये, ठीक है ना, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। और कोई क्वेश्चन है क्या?
क्वेश्चन नंबर 55 देखो जरा क्या है। द आरएमएस स्पीड ऑफ मीथेन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ इज आरएमएस स्पीड ऑफ मीथेन at 20 degree Celsius and pressure of 5 atmosphere. Use STP. हाँ अच्छा टेम्परेचर तो दिया ही हुआ है। पता नहीं इसमें क्या लिख दिया एसटीपी। जब टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है तो फिर एसटीपी का मतलब ही नहीं हुआ है ना। मीथेन बोला है। मीथेन का एटॉमिक मतलब मोलिकुलर मास लिख दो उसमें, और क्या, उससे नहीं आ रहा सर। मीथेन CH4 लिखेंगे ना, तो जैसे कार्बन हो गया हमारा, कार्बन का कितना हो गया 12 और +4 मतलब 16 पुट करने से आंसर नहीं आ रहा है क्या? आंसर बहुत ज्यादा आना चाहिए 16 पुट करने से हमें लगता है। एंड प्रेशर ऑफ इतना बोला गया है। एक मिनट रुको, हम देखो बताते हैं इसको। देखो इसमें ऐसा लिखा है ना, हम लोग आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, VRMS। क्वेश्चन नंबर 55 है ना। तो देखो VRMS इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं 3RT बाई मोलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास है ना, 3RT बाई M ऐसे लिख देते हैं। अब देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT, ऐसे लिखते हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT। तो देखो P, ठीक है ना, इज इक्वल टू हम लोग इसमें ऐसे लिख देते हैं रो बाई मोलर मास और इनटू RT, ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि गिवन मास बाय वॉल्यूम हो जाता है डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी हो गया, मोलर मास आ गया यहाँ से। तो इधर से देखो हमारा क्या आएगा कि अगर हम RT बाई एम जो है ना, RT बाई एम की जगह लिख देते हैं P बाई रो, ये बन जाता है RT बाई एम। तो एक मिनट देखें, शायद VRMS 3P बाई रो, ऐसे भी हम पहले भी एक बार लिख चुके हैं ना, 3P बाई रो। तो ये आ रहा है, P दिया हुआ है, डेंसिटी तो लेकिन नहीं दिया हुआ है ना। क्या कह रहे हो? नहीं, T भी टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है। नहीं मोलर मास तो पता ही है, हाँ वो तो हम समझ रहे हैं। उससे भी आ जाना चाहिए, उससे मतलब डायरेक्टली हम यहाँ से भी निकालेंगे ना, टेम्परेचर दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, तो उससे भी तो आ जाना चाहिए आंसर। देखो प्रेशर अलग होगा तो टेम्परेचर भी तो अलग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं होगा। देखो जैसे प्रेशर मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, समझ गया ना। तो उससे प्रेशर और टेम्परेचर तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तो ये बढ़ेगा ही। ऐसे ही बन जाना चाहिए हमको लगता है, टेम्परेचर पुट करो, ये मोलर मास। क्या बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है क्या आंसर? हाँ ऐसे ही आ जाना चाहिए। तो देखोगे एक बार कैलकुलेट करके आंसर तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, और तो कुछ डेंसिटी वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसी से आंसर आएगा। मोलर मास आप 16 कर दोगे उसका, ठीक है, वहां से आंसर आना चाहिए। कितना डिफर कर रहा है, कितना आ रहा है तुम्हारा? एक मिनट, इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? अच्छा 3 4 5 के ऑर्डर में आओ, तुम्हारा 14.5 आ रहा है। अच्छा तब तो ज्यादा डिफरेंस है। पता नहीं, ये क्वेश्चन भी जो है ना थोड़ा यूज एसटीपी भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रेशर भी दिया हुआ है 5 ATM, ठीक है ना, इसका तो मीनिंग ही क्लियर नहीं है। छोड़ दो, हमें लगता है कहीं से भी इन लोगों ने पुट कर नहीं दिया सर, कुछ क्वेश्चन को। मिसिंग लग रहा है हमको।
और कोई क्वेश्चन? 66 66 क्या है देखें। हाँ, इसमें लिखा है स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास m of an ideal gas obeys Maxwell's velocity distribution law at an equilibrium temperature T. Let Vx Vy, तो ये तो करा रखा है ना। अच्छा ये वाला नहीं है, अच्छा ये है 14 ग्राम of nitrogen and 4 ग्राम of helium are mixed in thermally insulated container. What will be RMS speed of nitrogen and helium molecules after the equilibrium is reached? If their RMS speed before mixing were this. इक्विलिब्रियम रीच करने का मतलब ये हुआ ना कि मतलब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 ग्राम ऑफ हीलियम are mixed in thermally insulated container. What will be RMS speed of nitrogen and helium molecules after equilibrium is reached if RMS speed before mixing were this and this? मोलिकुलर वेट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जान तो मिक्सचर का क्वेश्चन है ना, ऐसा हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा इसमें। देखो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए पहले हमारे पास ये नाइट्रोजन है और ये हीलियम है, तो इसका जानते हो टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, तो ये हमें इससे निकल जाएगा ना। इसका आरएमएस स्पीड दिया हुआ है ना, देखो VRMS, ठीक है ना। ये ऐसा लिख देते हैं हम। देखो पहले इसमें जो है ना ये दिया हुआ है, इसका मान लो हम आरएमएस स्पीड को V1 बोल देते हैं, तो V1 इक्वल टू ऐसे लिखोगे √3RT बाई इसका मॉलिक्यूलर मास M1 लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका आरएमएस स्पीड V2 लिखते हैं, तो V2 इक्वल टू यहाँ पे T1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 3RT2 और बाई M2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो V1 V2 दिया हुआ है ना, तो उससे हमें बेसिकली T1 T2 निकल आएगा, T1 T2। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा होगा, मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन है ना, दिस इज नाइट्रोजन। तो इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो हीलियम मोनोएटॉमिक है ना, जिससे मोनोएटॉमिक। तो देखो ऐसा होगा कि हम लोग ऐसे लिख देंगे U1 प्लस U2 शुड बी इक्वल टू U1 प्राइम्ड और प्लस U2 प्राइम्ड, ठीक है ना। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम 5 लिखते हैं तो देखो ऐसा होगा 5/2 और N1 RT1 और प्लस इसका जो होगा ना वो होगा 3/2 और N2 RT2। इज दैट ओके? ये आ गया इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे सभी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो 5/2 और N1 RT और प्लस 3/2 और N2 RT, मिक्सचर में टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 देखो सभी से कैंसिल, R कैंसिल, तो यहाँ से टेम्परेचर जब निकालेंगे ना मिक्सचर का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना निकलेगा, देखो यहाँ से 5T1 और प्लस नहीं N1 भी है, N1 और एक मिनट ऐसे लिखो 5N1T1 और प्लस 3N2T2 और डिवाइडेड बाय इस साइड से आ जाएगा 5N1 और प्लस 3N2। ये फाइनल टेम्परेचर निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए टेम्परेचर जो है ना हमारा ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, ठीक है ना। तो हम लोग सॉरी इन टर्म्स ऑफ आरएमएस स्पीड दिया हुआ है, तो टी जब निकलेगा ना तो टी इज इक्वल टू, देखिए ऐसे हो जाएगा, हम लोग यहाँ टी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर। तो टी जब पुट करोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, आप ऐसे नोटिस करिए। अच्छा ये हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, देखो एन इज इक्वल टू कैसे लिखते हो, एन इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे ही होता है ना, मास बाय मोलर मास। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप T1 पुट करोगे ना तो T1 में क्या आएगा, V1 स्क्वायर आएगा और ये मोलर मास ऊपर में आ जाएगा। तो ये जब पुट करोगे ना और इसमें जो मोलर मास लिखोगे वो क्या होगा, इसमें देखो ऐसे लिखोगे मास बाय मोलर मास। तो जब हम V पुट करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे T1 का वैल्यू पुट करेंगे तो उससे जो मोलर मास आएगा और N नंबर ऑफ मोल्स में जो मोलर मास आएगा, दोनों मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये गिवन मास बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ से जो T हम लोग का निकलेगा ना वो देखो ऐसे निकल जाएगा 5 और यहाँ पे M1 लिख देते हैं, ये गिवन मास है, समझ गया ना। M1 जो लिखा जा रहा है दैट इज गिवन मास, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को? देखो यहाँ से ये कैंसिलेशन होगा, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से 5M1 हो जाएगा और इंटू V1 स्क्वायर होगा,
T1 का वैल्यू जब पुट किया जाएगा, मोलर मास यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास आएगा और इससे जो मोलर मास आएगा वो दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है ना, प्लस, ठीक है, ऑल राइट। और इधर से, हाँ इधर से जो है ना बेसिकली इससे आ जाएगा 3 और m2 ये गिवन मास है, ठीक है ना, और इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से इस वाले से V2 स्क्वायर हो जाएगा, मोलर मास कैंसल्ड, और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, और इसमें ये जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा ना 3r वो बच जाएगा यहाँ पे 3r, और इस साइड आ जाएगा फिर 5n1 और प्लस 3n2। अभी तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, अभी देखो हम निकालते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर निकल गया। अब हमें क्या करना है, किसका स्पीड निकालना था, आरएमएस स्पीड, हाँ नाइट्रोजन का, देखो जब दोनों का निकालना है। अच्छा, तो मिक्सचर का आरएमएस स्पीड बताना है। तो अब देखिए हमें आरएमएस स्पीड, अब जैसे मान लो V1 प्राइम निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे 3RT बाय मोलर मास M1, ठीक है ना, ऐसे लिखना होगा 3RT बाई M1, ठीक है। तो फिर से देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये इसका जो 3R है ना और इसका 3R, ये 3R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा रूट अंडर, ठीक है ना, देखो 5m1 और V1 स्क्वायर प्लस 3m2 और V2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ पे जब m1 लिखेंगे ना फिर से इसको लिख दोगे गिवन मास बाय मोलर मास, तो उससे ये मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 5m1 मतलब गिवन मास हो गया ये, और प्लस इसका जो m2 आएगा ना वो इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे, एक मिनट, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग t को यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3r तो चलो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे, ये टर्म नीचे पहुंचेगा, है ना, और इसका, हाँ तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, m1 बाई m2 और इनटू ये मोलर मास है, ये जो m1 बाई m2 है ना दैट इज द मोलर मास। ऐसे ही होगा ना, देखो यहाँ से m1 होगा, इसमें कैसे लिखोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब गिवन मास m2 स्मॉल m2 लिखे हम लोग, और मोलर मास को कैपिटल M2, और इधर से मल्टीप्लाई में आएगा कैपिटल M1, और इसका जो कैपिटल M1 आएगा ना और ये वाला कैपिटल M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो ये हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है ना। तो हाँ नहीं, 3R जो यहाँ पे था ना, ये वाला 3R और ये वाला 3R ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब देखो वो वैल्यूज पुट करके जरा देखो, यहाँ पे रूट अंडर, जैसे एक कैलकुलेशन चलो हम करके दिखा देते हैं, ठीक है ना, 5, और इसमें m1 किसको हम बोल रहे थे, m1 इज दी, ये जो है ना 5 के साथ मल्टीपल है ना, ये नाइट्रोजन वाला है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का मास कितना दिया हुआ है, कितना मास है इसका, 14 ग्राम, तो यहाँ पे 14 लिख दो प्लस, और इसका स्पीड कितना दिया हुआ था, आरएमएस स्पीड इज, नाइट्रोजन 28, नाइट्रोजन का 500, ठीक है ना, तो 2500 हो जाएगा ये, 2500 प्लस 3 इंटू इसका मास कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ है 4 ग्राम, 4 लिख दो, एसआई यूनिट में लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब कैंसिल हो जाएगा यूनिट, ठीक है ना। और इसका दिया हुआ है 1500, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 225 और इंटू 10⁴ हो जाएगा, कि स्क्वायर कर रहे हैं ना, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 5 इंटू मास दिया हुआ है 14 और प्लस 3 इंटू, अब मास ऑफ नाइट्रोजन कितना लिखोगे, 28 है ना, नाइट्रोजन का लगभग 28 लिखोगे, और हीलियम का मास 4 लिख दोगे, ऐसे ही होगा ना, हीलियम का 4, और इंटू मास इसका कितना दिया हुआ है 4। जरा देखो, जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है V1 प्राइम। तो इधर से क्या 5 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 25, तो हमारा देखो ऐसा करें ना, कुछ कॉमन ले लेते हैं, 25 9 225 होता है ना, तो 2500 तो कॉमन आ जाएगा, तो 50 कॉमन आ गया 25 का स्क्वायर करने से, क्या कह रहे हो, तो हम 50 कॉमन ले लिए इधर से, ठीक है ना। तो अब इधर से जो है ना हमारा बच जाएगा 14×5 = 70 प्लस 1200, 4×12, इधर 2 0 बच जाएगा, और इंटू 9 भी बचेगा इधर, 25 9 2 नहीं 25 9 225 है ना, हाँ यही होता है, 10⁴ ही तो लिखा था,
इधर। अच्छा इधर भी 10 पावर 4 आएगा है ना। अच्छा अच्छा हाँ, फिर तो आसान हो जाएगा, 10 पावर 4 आएगा, ठीक है। तो इधर 500 बाहर आ जाएगा, ये जो है ना 25 पूरा ये बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इधर 12×9 108 बचेगा इधर। अब कैलकुलेशन करके देख लो तुम लोग का कितना आ रहा है। 70 हो गया, यहाँ पे 70 है, ठीक है ना। 14×5 = 70, ठीक है। और प्लस तो 4 4 कैंसिल हो गया, 3×24 और 3×6 774 हो गया। इसको जरा देखो, जरा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 500 और इंटू ये हो गया 178/147 144। इतना आ रहा है क्या आंसर? 84 आ रहा है। 84 आ रहा है तो 84 लिख दो। देखो कितना आया, 24 3×2 6 हाँ 2 8 हाँ 84 आ रहा है, ठीक है ना। ये 15 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा कितना आ रहा है आंसर, क्लोज आ जाने से। 500 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है और क्या। तो नाइट्रोजन के लिए देखो 500 थोड़ा ज्यादा कुछ दिख रहा है। एक तो दिया हुआ है 500.7, एक 437। क्वेश्चन लेकिन जानते हो ऐसे ही सॉल्व होगा। इसमें कितना आ रहा है आंसर? 537। जी इसमें 437 एक दिया हुआ है। अच्छा लेकिन वो दिया हुआ है किसके लिए? वो दिया हुआ है हीलियम के लिए दिया हुआ है। अच्छा 537 दिया हुआ है। तो 538 आ रहा है कैलकुलेट करके। हाँ मतलब वही आएगा, 538 आएगा। पता नहीं ये लोग कहाँ से क्वेश्चन पुट किए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टेम्परेचर निकालना है और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं टेम्परेचर को यूज करना है और क्या, ठीक है। आंसर यही आएगा 530। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है देखो जरा। ये दिया हुआ है कहीं 438 की जगह 5, मतलब 538 की जगह 438 तो नहीं लिख दिया है। अच्छा जानते हो ऐसे हम देखें थोड़ा, देखो कॉमन सेंस लगाते हैं अगर, जानते हो देखो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का जो है ना, ऐसा लग रहा है ना कि देखो नाइट्रोजन का, नहीं जानते हो 538 ही होगा, गलती से हमको लग रहा है 438 लिखा हुआ है। जानते हो देखो लॉजिक क्या है इसमें, नाइट्रोजन के स्पीड स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है 1500, बाद में आंसर में कितना दे रहा है, नहीं सॉरी इसका हाइड्रोजन हीलियम का स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है 500 1500, और आंसर में क्या दिया हुआ है अब दिया हुआ है 1158 है ना। तो देखो क्या होता है कि आप आरबीएस स्पीड देखिए √3kT/3RT/m लिखते हैं। तो समझ रहे हो ना, इसमें क्या होगा कि अगर नाइट्रोजन का टेम्परेचर घटेगा तभी तो आरबीएस स्पीड भी घटेगा ना। अब आप ये तो सभी जानते हो कि दो ऑब्जेक्ट को जब मिक्स करते हैं तो एक का टेम्परेचर घटता है तो दूसरे का बढ़ता है, समझ गया ना। तो जानते हो क्या है कि दोनों ऐसा था ना, देखो ये तो ऐसे ही कॉमन सेंस लगा करके बताया जा सकता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कि एक का टेम्परेचर घट रहा है तभी इसका आंसर कम दिया हुआ है, तो इसका तो ज्यादा देगा ना, तो इसका कम कैसे हो सकता, दोनों का कम नहीं हो सकता है, समझ गया ना। देखो ये समझ रहे हो ना, आप कैलोरीमेट्री में तो पढ़ते हैं ना हम लोग, ये जब दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करते हो तो एक का टेम्परेचर कम होता है। इसका जब ऐसे सोचो ना, यहाँ पे देखो हम इसका आरएमएस स्पीड निकालेंगे तो इसमें क्या चेंज होने वाला है, जो आरएमएस स्पीड चेंज होगा, तो वो चेंज जो होने वाला है वो सिर्फ क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज, तो टेम्परेचर इसका कम हो रहा है तभी तो इसका आरएमएस स्पीड कम होगा हीलियम का। अब इसका कम हो रहा है टेम्परेचर तो इसका तो बढ़ेगा ही, तो आंसर इसमें 538 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ही होगा, ठीक है। बस इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास, ठीक है ना। हम लोग बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और फाइनल टेम्परेचर निकाले हुए हैं, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका है ये कि हमने मास के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया ऐसे, ठीक है, फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। सर यहाँ पर 5m1 के बाद स्टेप क्या किया हमने, मतलब n1 n2 को कैसे कन्वर्ट किया था? एक मिनट को किसके किसके बाद
सर n1 n2 था डिनोमिनेटर में, उसके बाद हमने उसको m1 m2 के फॉर्म में लिखा। हाँ ये ऐसे लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे n1 की जगह क्या लिखेंगे, m1 बाई कैप, मतलब स्मॉल m1 गिवन मास हम मान रहे हैं, ठीक है ना, तो स्मॉल m1 बाई कैपिटल M1 ऐसे लिखेंगे। तो ये वाला ये फिर t यहाँ पे जब पुट करेंगे ना, तो ये कैपिटल M1 से इसका M1 कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो है ना स्मॉल m2 बाई कैपिटल M2 लिखेंगे, और ये स्मॉल m1 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल m1 भी देखो इसमें आ गया और कैपिटल M2 भी आ गया, और यहाँ पे गिवन मास m2 हो गया, ठीक है ना। मतलब ये n जो है ना उसको हम ऐसे लिख रहे हैं गिवन मास बाय मोलर मास, बस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो गिवन मास बाय मोलर मास किया इसको, ठीक है ना, तो यही होगा आंसर। सर 108 की जगह शायद 180 आएगा। अरे वो तुम लोग अब देख लोगे आंसर जो है ना, हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखो तुम लोग हमारे कैलकुलेशन से कर रहे हो या अपने कर रहे हो, अपने से कर रहे हो ना, ठीक है। सर इसमें आपने क्या हमसे 14/75 हो गया था, इधर क्या था हमारा, इधर से हमने 12×9 108, 108 ही तो आ रहा है, 180 आ रहा है यहाँ पे, इतना ही आएगा, यही आ रहा है ना, 108 ही तो आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि देखो हम यहाँ से कॉमन लिए ना, कितना 25 कॉमन लिए, तो यहाँ 9 बचेगा ना, 9 और ये 12, तो 12×9 108 ही तो होता है, 180 कैसे आएगा, 108 ही आएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है क्या? सेवेंटी 79 क्या है इसमें, देखो जरा इसमें क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ एवरेज molecular speed V0 is kept in container of fixed volume if the temperature of the gas is increased such that average, अच्छा इसमें एवरेज गेट्स डबल्ड, ऐसा करो ना, इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है ना, हम इसका ओरिजिनल पेपर में देख लेते हैं ना क्वेश्चन, एवरेज क्या है, ये जैम 2016 है ना, ये क्या है एमएस, क्या था क्वेश्चन, एक मिनट फिर से बोलो। हाँ देखो इसमें जो है ना, ये शायद, अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन है, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, 30 के बाद जो है ना इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ एवरेज molecular speed V0 is kept in container of fixed volume V if the temperature of gas is increased such that average speed gets doubled then, तो टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड जो है ना डबल हो गया, तो बोल रहा है मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल increase, mean free path of the gas molecule will not change, mean free path of the gas molecule will decrease, collision frequency of the gas molecule with the wall of the container remains unchanged। देखो इसमें क्या है, तीन क्वेश्चन जो है ना मीन फ्री पाथ से रिलेटेड है, तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर, इसमें क्या बोला है, कंप्रेस किया गया, क्या कुछ क्वेश्चन हमें ध्यान में नहीं है, हाँ, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज सच दैट एवरेज, अच्छा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस केप्ट इन ए कंटेनर फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है ना। अच्छा तो इसमें ऐसा है ना, कंटेनर है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, v जो है फिक्स्ड है, ठीक है ना, दिस वॉल्यूम इज फिक्स्ड, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी फिक्स होगा, ऐसे ही होगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो फिक्स्ड, तो इसमें nv हम लोग लिखते हैं ना, nv इज इक्वल टू, वो तो n/v होता है ना, तो ये क्या होगा, दिस विल बी फिक्स्ड, ठीक है। तो हम लोग लेमडा, याद है ना मीन फ्री पाथ जो लेमडा लिखे थे वो क्या था, 1/√2 n पाई और d स्क्वायर डायमीटर, ठीक है ना, तो n जो होता है यहाँ पे nv होता है ना, nv, तो देखो इस क्वेश्चन में nv तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसमें मीन फ्री पाथ चेंज नहीं होगा, मीन फ्री पाथ विल नॉट चेंज, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होगा कि देखो हम अगर एवरेज स्पीड बढ़ाते हैं, देखो इसमें बोला गया ना वी एवरेज जो है इसका डबल हो जा रहा है, इट इज बिकमिंग 2 टाइम्स ऑफ वी एवरेज, तो इससे क्या होगा, कंटेनर में जो है ना मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी इधर पहुंचेंगे ना, फिर तो वॉल के साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे आप ज्यादा फास्ट, ठीक है। तो इसमें आंसर यही होगा, मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस डिक्रीज, अच्छा मीन फ्री पाथ ऑफ
इसमें बोला मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज। अच्छा इसमें तो नॉट चेंज तो आएगा है ना, मीन फ्री पाथ विल नॉट चेंज। अब बोला मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, तो इसमें बी ऑप्शन एक करेक्ट आ रहा है। अब बोला जा रहा है अच्छा रिमेन अनचेंज लिखा हुआ है, चाहिए है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी अनचेंज बोला है, तो वो अनचेंज नहीं रहेगा, वो तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट कि मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज। हो ही नहीं रहा है तो मीन फ्री पाथ कैसे चेंज होगा। ओके ठीक है, चलो फिर ऐसा करो, स्टॉप करते हैं, अब तुम लोग कर लोगे और क्वेश्चन, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना सेकंड लॉ के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेकंड लॉ और ये सब जितने भी है ना वो थोड़ा पढ़ के आओगे तुम लोग, ठीक है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आओगे। सेकंड लॉ, कार्नोट इंजन वगैरह जितना भी है ना, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन ये सब करेंगे, ठीक है ना। ठीक है।